पता है क्या है कि अगर तुम ना ग्रिगनाट रिएजेंट को CO2 के साथ अगर ट्रीट कर दोगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। एकदम रट लो, पूरे ऑर्गेनिक में इकलौते रिएक्शन है ग्रिगनाट प्लस CO2। तो अगर आपने MgBr वाला ग्रिगनाट लिया एरोमेटिक वाला, तब तो बेंजोइक एसिड मिलेगा। और अगर आप ऐसा वाला ग्रिगनाट ले लो, RMgBr और CO2, तो आपको एलिफेटिक वाला मिल जाएगा, RCOOH। ठीक है, लेकिन बनता यही है, तो एकदम रट लेना है। ग्रिगनाट प्लस CO2 जब भी आएगा तो आपको सीधा बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं जरा फटाफट जल्दी से। अच्छा, अब एक चीज सुनो, बेंजोइक एसिड ना, नाइट्रेशन याद रखना और हैलोजनेशन, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रेशन में ये NO2 लगा देगा मेटा पे, और हैलोजनेशन में Br लगा देगा मेटा पे लगाएगा ये। अच्छा, एक चीज और तुमसे पूछता है कोई पेपर में, वाई बेंजोइक एसिड डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एनिलीन के लिए ही नहीं है, यहाँ के लिए भी है बेटा। तो वाई दे डू नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज बेंजोइक एसिड एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेचर जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के चलते ये क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के चलते ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है। ये हमेशा याद रखना है, जब भी पेपर में आएगा, वाई they do not show Friedel Crafts reactions due to presence of electron withdrawing group, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, दूसरा रिएक्शन देखो। अगर आप बेंजोइक एसिड को अमोनिया के साथ कर दोगे, सिंपल है, बेंजामाइड, बेंजामाइड का होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कर दिया तो एनिलीन मिल गया। सिमिलर वे में बेंजोइक एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना लो, अल्कोहल से बेंजाइल क्लोराइड बना सकते हो। SOCl2 के साथ COCl2 कर लो, फिर रोजरमंड रिएक्शन से एल्डिहाइड बना लो। और ये तो बता ही दिया तुम्हें क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो नाइट्रेशन वगैरह तो याद ही रखना। ठीक है, इसमें अगर मैं दो चीजें बोलूं जो तुम्हें दो चीजें रट लेना है, वो क्या है, एक तो HVZ रिएक्शन, सबको रट लेना है। HVZ रिएक्शन क्या होता है, वो बिल्कुल भूलना नहीं है भाई, मैं भी दिखा देता हूँ। एच वी जेड जैसे मान ले कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, सर, CH2COH। हाँ जितनी भी आप ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन बता रहे हो वो उस वाली रिएक्शन टेबल में पीडीएफ में है जो आपने भेज रखी है नेम्ड वाली। हाँ, ये सारी है उस पे, सब है। तो मैं सर वही कर रहा हूँ, पीडीएफ ही पढ़ रहा हूँ बस फिर मैं, कोई ऑर्गेनिक के बात नहीं, लिए। तुम उतना ही कर लो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, अगर मान लो एथेनोइक एसिड को Br2 के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो क्या होगा बेटा, HBr निकल जाएगा, है ना। और क्या मिल जाएगा यहाँ पे, CH2, और यहीं पे एक Br लग जाएगा, तो BrCH2COH, दैट इज कॉल्ड अल्फा ब्रोमो एथेनोइक एसिड, है ना। और ये HVZ रिएक्शन है। HVZ रिएक्शन सिर्फ वो कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही इस रिएक्शन को शो करेगा, सारे नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस थिंग वी नीड टू रिमेम्बर। डन। नेक्स्ट इज एनिलीन, थोड़ा सा ब्लर हो गया, बट एनिलीन का तुम लोगों को पहले से ही पता है यार। क्या वो रोड मैप कराया था मैंने, याद है किसी को एनिलीन के लिए? सुन लो, अभी याद आ जाएगा। सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन लेना था, है ना। तो सबसे पहले आप इधर नाइट्रोबेंजीन लेते हो, और नाइट्रोबेंजीन को जैसे ही ट्रीट करते हो SN+Fe या HCl के साथ, तो आपको एनिलीन मिलता है। एनिलीन का डाइसोलेशन करते हो तो BDC मिलता है। BDC से तो बहुत सारी चीजें बनती है ना। अगर आप BDC को H3PO2 के साथ ट्रीट कर दो तो सीधा बेंजीन मिलेगा। अगर BDC को आप वार्म वाटर के साथ ट्रीट कर दो तो आपको सीधा फिनॉल मिलेगा। अगर BDC को आप कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ कर दो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। आयोडीन के साथ करोगे तो आइडोबेंजीन मिलेगा। HBF4 के साथ करोगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। CuCN के साथ करोगे या KCN के साथ तो CN लगेगा, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस गिव बेंजोइक एसिड। और इसका रिडक्शन कर दोगे तो आपको फर्दर बेंजाइल अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से कुछ भी भूलना नहीं है, जितना मैंने बताया रोड मैप में मेन मेन। बाकी ये दोनों कपलिंग रिएक्शन है, याद आ रहा है। BDC को फिनॉल के साथ ट्रीट करेंगे तो और ये ऑरेंज कलर,
और NH2 के साथ ट्रीट करेंगे तो येलो कलर। तो ये एकदम रट लेना है बेटा। ठीक है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, डन। अब इसकी कुछ रिएक्शंस जो थी बेटा, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम्हें ध्यान रहे। क्या था रिएक्शन पता है? थोड़ा सा ब्लर है बट मैं समझाता हूँ मेन मेन चीज क्या याद रखनी है। बेटा, अगर एनिलीन में 3 क्वेश्चन आता है, अगर आप इसका हैलोजनेशन करोगे, तो हैलोजनेशन करोगे तो क्या मिलेगा? अगर एक्वस ले लिया, अगर आपने Br2 एक्वस ले लिया, तो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ Br2 लिया नॉर्मल, तो आपको ऑर्थो पैरा अगर बनाना है तो आपको 2 स्टेप करना होगा, सीधा नहीं बनता है। पहले आप इसको ट्रीट करोगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, मतलब CH3CO होल ट्वाइस O। तो क्या होगा? बेंजीन के साथ क्या होता है तुम सबको पता है, NH होता है। अब ना NH2 का H हटा दिया और यहाँ पे COCH3 लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया इसका एनिलीन का, आपने कर लिया एसेटाइलेशन। अब आप इसको Br2 के साथ ट्रीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। तो जैसे ही आप ट्रीट करोगे, आपको यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। फिर बोलोगे आप सर आपको इसको तो हटाना पड़ेगा, ये बड़े वाले ग्रुप को, NaHCOCH3 को, तो हाइड्रोलिसिस कर दो, तो एनिलीन मिल गया। तो ये बहुत काम की चीज है। अगर जब भी पेपर में एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना होगा, तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। जब भी आपको पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना होगा, तो आपको ये स्टेप फॉलो करना होगा। ठीक है, याद रखना है कैसे भी। ठीक है, अब देखो, और अगर Br2 एक्वस ले लिया तो 2,4,6। उसी तरीके से अगर आप HNO3 ले लेते हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है? HNO3 नाइट्रेशन का जब कराते हो एनिलीन का, तो आपको NO2 मिलता है ना? तो NO2 यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑर्थो पैरा के साथ साथ मेटा पे भी मिलता है 47%। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि वाई अ गुड अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म इन एंड ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो क्या बोलोगे? Because aniline in acidic medium behave as aniline ion which is a good meta directing group। ठीक है, इसीलिए वो भी मिलता है। अगला क्वेश्चन आएगा, why aniline do not show Friedel-Crafts reaction? Because aniline is a Lewis base and AlCl3 is Lewis acid, they react together to form salt। तो ये चीज भी एकदम रट लेना है। नेक्स्ट इज कार्बल अमाइन। कार्बल अमाइन रट लो बेटा, RnH2 क्लोरोफॉर्म KOH, क्या मिलेगा? RnCKCl और H2O। जब भी पेपर में आएगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, या 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो आप यही टेस्ट दोगे। एनिलीन भी इस टेस्ट को देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि ये कार्बन अमाइन क्या होता है। कपलिंग तो सबको क्लियर ही है। N2Cl लो, फिनॉल लो, यहाँ पे H होता है हर जगह, एक HCl निकल जाएगा और बाकी सब जुड़ जाएगा बेटा। तो दिस इज कॉल्ड पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज होता है। और एक येलो होता है हमारा ये वाला, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बेटा याद रखनी है सभी को बिना भूले। हिंसबर्ग सबको पता है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया 1 डिग्री वर्सेस 2 वर्सेस 3, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग क्या होता है बेटा? हिंसबर्ग रीजन सबको याद आ रहा है? हिंसबर्ग में कुछ नहीं करना, ऐसे चुपचाप बना लेना, SO और Cl, और फिर अमाइन को ट्रीट करते रहना। अगर 1 डिग्री अमाइन को ट्रीट करोगे, तो एक HCl निकलेगा। जैसे मान लो, चलो बता ही देता हूँ एक, जैसे मान लो ये मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है, तो क्या होगा? एक HCl निकलेगा, है ना? और बाकी सब जुड़ जाएगा, तो जुड़ के क्या मिलेगा बेटा? सेम टू सेम ये रहा, SO रहा, और यहाँ पे क्या जुड़ा? NH, C2H5। तो इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए ये सॉल्यूबल होगा बेस में, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसका एसिडिक नेचर का होता है, तो वो NaOH में सॉल्यूबल होता है। तो 1 डिग्री अमाइन रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रीजेंट टू सॉल्यूबल इन बेस, जबकि 2 डिग्री अमाइन सॉल्यूबल नहीं होता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और 3 डिग्री अमाइन तो इस टेस्ट को ही नहीं देता है। तो पेपर में कभी भी 1 2 3 में डिस्टिंग्विश आ जाए, हिंसबर्ग यूज कर लेना। ठीक है, याद रखना है। आइसोसाइनाइड मतलब कार्बन अमाइन 1 वर्सेस 3, 1 वर्सेस 2 के लिए कर सकते हो।
और एजोडाई टेस्ट कब यूज करना है, जब एनिलीन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप बोल देना कि एनिलीन, इसमें कपलिंग रिएक्शन लिख के आ जाना कि एनिलीन जो है वो कपलिंग रिएक्शन शो करके ऑरेंज कलर का वो बनाएगा, येलो कलर का एजोडाई कंपाउंड बनाएगा, जबकि बाकी जो दे रखा होगा इसके कंपैरिजन में वो नहीं बनाएगा। तो ये तीनों टेस्ट आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है। अब हमारा ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बेटा इसमें सबको याद रखना है, मोनोसैकेराइड्स विच डू नॉट हाइड्रोलाइज, ओलिगोसैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10, पॉलीसैकेराइड्स गिव इनफाइनाइट नंबर, रिड्यूसिंग शुगर्स वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच कंटेन द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो जिसके पास भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा, जैसे पेपर में आया कि सुक्रोज के पास भी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज के पास भी एल्डिहाइड है, बट वाई सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर, तो बोलोगे बिकॉज इट डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। सीधा बोल देना है कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है। तो ये रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग वो हो जाएगा जो टॉलेंस और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, और नॉन रिड्यूसिंग वो हो जाएगा जो टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। फिर आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज याद रखना है, जो मैं बता रहा हूँ वो वाला याद रखो सीधा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ग्लूकोज पाइरेन फॉर्म में होता है, तो कभी भी फ्यूरान फॉर्म आ गया तो फ्यूरान फॉर्म में ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है। तो फ्यूरान में नहीं, सिर्फ पाइरेन फॉर्म में होता है, 6 मेंबर रिंग। अब ये रिएक्शंस रट लो, CHO CHOH4 CH2OH, अगर HI के साथ करेंगे एन हेक्सेन मिलेगा, ये प्रूव करेगा कि स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है। अगर हम HCN के साथ ट्रीट करेंगे कुछ नहीं हुआ, O के साथ H लग गया, C के साथ CN लग गया, कुछ भी नहीं निकला, तो इसको हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। उसी तरीके से NH2OH के साथ भी ट्रीट किया तो H2O निकल गया और NHOH लग गया, तो इसको बोलेंगे ये भी कार्बोनिल कंपाउंड को प्रूव करता है। फिर किसी ने प्रूव बोला कि आप कैसे बताओगे कि इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आप ब्रोमीन वाटर के साथ कर दो, बस ऊपर वाले पे COH हो जाएगा, नीचे सब कुछ सेम है। और अगर आपने HNO3 के साथ कर दिया तो ऊपर नीचे दोनों जगह COH आ जाएगा। तो Br2 किस बात को प्रूव करता है, कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और सैक्रिक एसिड का बनना इस बात को प्रूव करता है कि इसमें प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब पेपर में आया क्या, प्रूव करो कि इसके अंदर 5, इसके अंदर क्या बेटा, इसके अंदर प्रूफ कर दो कि 5 क्या होते हैं, इसके अंदर 5 वो होते हैं OH ग्रुप। तो आप क्या बोलोगे, ये रिएक्शन करा दोगे पेंटा एसीटेट वाला। ठीक है, ग्लूको पेंटा एसीटेट, भूलना नहीं है किसी को भी, ये ग्लूको पेंटा एसीटेट वाला। कैसे बनाया मैंने, अगर तुम कभी भूल भी जाओ तो मैं तरीका बता दूं, CHO CH OH4 था ना, बस H हटा के COCH3 जोड़ दो। एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, 4 टाइम्स। फिर नीचे आओ, O था, H हटा के COCH3, बस खत्म। तो ये रिएक्शन है ग्लूकोपेंटा एसीटेट, ये प्रूव करता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप होंगे। डन। अब सुनो, इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा वो पढ़ लेना है वाइटामिन्स के बारे में, कि वाइटामिन्स क्या होते हैं क्या नहीं। तो वाइटामिन्स फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल होते हैं ADE के, वाटर सोल्यूबल होते हैं B और C। और फिर थोड़ी थोड़ी सी नाम याद रख लेना, कि विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, और विटामिन B6 कॉन्वल्यूजन हो जाता है, विटामिन B12 से अमीनिया हो जाता है, विटामिन C से स्कर्वी स्कर्वी होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से इंक्रीज फ्रेगलिटी इन RBC और मस्कुलर वीकनेस होता है, और विटामिन K की कमी से ब्लड क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो ये एक आप लोगों को याद रखना है इसमें। ठीक है। अब सुनो, इसमें ना दो तीन चीजें और जो तुम कर सकते हो, अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में दो तीन चीजें याद रखनी है, कोई भी पूछेगा व्हाट इज एसिडिक अमीनो एसिड, इफ दे कंटेन मोर COH ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड, इफ दे कंटेन मोर बेसिक ग्रुप NH2 देन इट इज कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड। फिर आता है हम लोगों का एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें बाहर से लेना होता है डाइट में। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। फिर इसमें आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ज्विटर आयन का। तो ज्विटर आयन का कॉन्सेप्ट सभी याद रखेंगे, ऐसे चुपचाप एक स्ट्रक्चर बना देना और बोलना ऐसे एरो लगा के, ये अपना H इसको दे देगा, तो क्या होगा, OOC नेगेटिव आया, CH2, और ये NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया लोन पेयर के थ्रू। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन, अ डाइपोलर स्पीसीज हैविंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी।
है ना, और ये सॉल्ट भी बनाता है, तो ज्यूटर आयन बोल देना इसको। फिर आएगा इसके अंदर व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, कि पेप्टाइड बॉन्ड किसको बोलते हैं भाई। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या याद रखोगे, द द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द टू अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। दो बॉन्ड बनता है दो अल्फा अमीनो एसिड्स में। जैसे कि मान लो H लिया, O लिया, C लिया, और फिर यहाँ पे आपने ले लिया CH2, और इधर ले लिया बेटा आपने, लेट अस अज्यूम NH2, है ना। उसी तरीके से एक और अल्फा अमीनो एसिड ले लो, एक और अल्फा अमीनो एसिड आप ऐसे ले लो, दिस वन CH, यहाँ CH3 लगा रहा हूँ, और यहाँ NH2 कर रहा हूँ। एक ग्लाई है और एक एलालीन है, तो यहाँ से ना H2O निकल जाएगा भाई। तो अगर H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, बोलो। H2O निकलने के बाद क्या बचा, HOOC, CH2, और यहाँ पे NHCO बचा, यानी सीधा CONH लिख दो। और क्या बचा, CH, CH3 और NH2। तो बेटा ये जो लिंकेज आया है ना, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज, या कई लोग इसको अमाइड लिंकेज भी बोलते हैं, तो बोथ आर सेम। तो पेप्टाइड लिंकेज या फिर अमाइड लिंकेज, इसको बोलेंगे ग्लाई, ये ग्लाइसिन था, और ये आला था, एलालीन। तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लाई आला, ठीक है। ग्लाइसिन और एलालीन का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमाइड लिंकेज। तो इस प्रोटीन में एक अमाइड लिंकेज आएगा। उसी तरीके से अब इसका स्ट्रक्चर और प्रोटीन भी देख लेना। तो चार स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन बताता है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। सेकेंडरी बताता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट के बारे में, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। टर्सरी ओवरऑल फोल्डिंग के बारे में बताता है। क्वाटरनरी स्पेशियल अरेंजमेंट के बारे में बताता है, जिसके अंदर ग्लोबुलर और फाइब्रस दो पढ़ोगे। फाइब्रस वो होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होंगे, है ना। कैरेटीन एग्जाम्पल हो गया। और नेल हेयर में जो प्रोटीन पाया जाता है इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि जो ग्लोबुलर होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इंसुलिन और एग एल्बुमिन उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो एक वो दो चीजें वहां से करनी है तुम्हें। तो बस प्रोटीन में इतना करना है, जो नहीं लिखा था वो मैंने बता दिया तुम्हें। अब एक ना कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आ सकता है। सो द ऑक्साइड लिंकेज बिटवीन द टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। अब सुनो, अब यहाँ पे ना एक और कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। एक माल्टोस पूछता है पेपर में, और एक लैक्टोस पूछता है। माल्टोस किससे मिला हुआ है, टू अल्फा डी ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है। जबकि लैक्टोस किससे मिलके बना हुआ है, ग्लैक्टोस प्लस ग्लूकोज। तो ग्लैक्टोस और ग्लूकोज से मिलके बना हुआ है, ठीक है, लैक्टोस। तो ये याद रखना है बेटा, थोड़ा सा कॉम्पोजिशन। अब लास्ट पोर्शन है तुम्हारा, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस याद कर लो, ठीक है। कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज। इसमें होता है उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। डीएनए के पास कौन सा बेस होता है बेटा, एजीसीटी। कौन सा बेस होता है, एजीसीटी। इसमें कौन सा होता है, एजीसीयू। अगला बना देना कि इसमें एब्सेंट होता है यू, इसमें एब्सेंट होता है टी। डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेट करने की, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता है। तो ये सब भी बता सकते हो, रेप्लिकेशन डज नॉट रेप्लिकेट, ठीक है। और डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी, आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो कुछ भी तीन चार पॉइंट जो तुम लोगों को याद हो जाए वो लिख लेना बेटा, ठीक है। तो ये तुम लोगों की पूरी कहानी है, डन, कि क्या होता है डीएनए और आरएनए। तो ये पूरा रिवीजन है। आई होप सबको समझ आया होगा, थोड़ा बहुत क्विकली सब रिवाइज हुआ होगा। क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, है ना। या कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मेरे से, किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। सर अदरवाइज आइसोमेरिज्म में जो बड़े वाले होते हैं ना वो एक बार बता दो। कौन से बड़े वाले आइसोमेरिज्म, सर जिसमें ना वो जो एक कंपाउंड जो हमारा कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड है उसके बाहर भी कुछ लिखा होता है, तो समझ नहीं आता कौन सा है। बेटा उसमें दो ही हैं। अगर मान ले कभी ऐसे दे रखा है किसी ने तेरे को
NH3, और इधर SO4 दे दिया, इधर Br नेगेटिव दे दिया। अगर ऐसे ऐसे दे रखा है आयंस है, तो आयोनाइजेशन आइसोमर। और कभी ना ऐसे भी दे रखा होता है कि एक ब्रैकेट ये लगाया, एक ब्रैकेट और लगाया साथ में, और फिर एक ब्रैकेट ऐसे और एक ब्रैकेट ऐसे। तो इस टाइप वाले को कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और जहां वाटर दिखेगा उसको हाइड्रेट, और जहां पे तेरे को एम्बिडेंट लिगेंड दिख गया, NO2, NCS, ये सब, उसको तू बोलेगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। बस इतना ही तेरे को अभी याद रखना है, और कुछ नहीं करना। ओके सर। ठीक है। सो, एनीवन एल्स? नो? चलो। सो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, और जितना मैंने सब सर रिवीजन कराई दिया है, बस थोड़ा बहुत देख लेना एक बार। यस हर्षित? सर मैं कह रहा था जो 2025 2026 का सैम्पल पेपर है, उसमें हाँ फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो मार्किंग स्कीम है वो बहुत अलग नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि लास्ट इस बार सैंपल पेपर उसमें 5 मार्क्स में 2 ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, है ना। 2 ऑर्गेनिक के हैं। सर उसे देख तो के विच, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता। नहीं नहीं, तो वो बहुत पहले देखना था, तो थोड़ा लेट देख रहा है, पर अब लास्ट मोमेंट पे मत देख उसको। उसमें 2 ऑर्गेनिक है, ऐसा नहीं होगा। एक ऑर्गेनिक, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, इससे आएगा। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे हम्म। उसको अब मत देख, अब जितना पढ़ लिया ना उसको बार बार रिवाइज कर। ओके सर। ठीक है। अभी कुछ भी उल्टा सीधा मत देखो जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो। सर बस जितना पढ़ लिया है अच्छे से कर लो रिवाइज। सर आप बता सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल में से 5 नंबर वाले में। भाई, सिंपल सा क्वेश्चन, डी ब्लॉक से आएगा 5 नंबर का पूरा, नहीं तो कोऑर्डिनेशन से। डी ब्लॉक से आएगा तो वही एक एक लाइन पूछेगा, कोऑर्डिनेशन से आएगा तो CFT, VVT, नेमिंग सब कुछ होगा उसके अंदर। और फिजिकल में ठीक से है। कौन सा आ सकता है। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसीलिए दोनों प्रिपेयर किया है। तो कांट जज कि कौन सा आएगा, कुछ भी आ सकता है। दोनों प्रिपेयर करके जाओ, दो ही तो चैप्टर है, दोनों पढ़ा है, अभी रिवीजन भी किया है, तो कर लोगे आराम से। ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। जितनी भी मेहनत करी है सब अच्छे से करना, बहुत मेहनत किया है भाई। तो बस लिख देना, परेशान मत होना, सब अपना ही है, सब आता है तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। मिलते हैं फिर, डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं। चलो, बाय एवरीवन।